बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 जिसमें भुगतान शेष हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर ये चैप्टर जो है पार्ट 3 है वीडियो का, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसके घटक के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया है। इसमें अंतर देखा था हमने, व्यापार शेष क्या होता है और भुगतान शेष क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम भुगतान शेष के घटक के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं 12.3 में है भुगतान शेष के घटक। भुगतान शेष के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो देखते हैं। सबसे पहला होता है चालू खाता, चालू खाता, और दूसरा होता है पूंजीगत खाता। पहला होता है चालू खाता और पूंजीगत खाता दूसरा होता है। तो यहाँ पर जो भुगतान शेष क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एक विवरण होता है जिसमें कि आयात और निर्यात में, यानी एक देश जो है दूसरे देश के साथ जो भी आर्थिक सौदे करता है, जो भी सौदे करता है, लेन देन करता है, उन सब का रिकॉर्ड जो है भुगतान शेष के खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो दो खाते आते हैं, कौन सा, पहला आता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजीगत खाता। तो अब देखते हैं चालू खाता क्या होता है। चालू खाता समझते हैं। ठीक है, चालू खाते से अभिप्राय उस खाते से है जो एक दी गई समय अवधि के दौरान, यानी एक दी गई समय अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात तथा एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित सभी सौदों को रिकॉर्ड करता है। क्या मतलब हुआ? चालू खाते का मतलब होता है, देखिए चालू खाते का मतलब है यहाँ पर इसका अभिप्राय क्या होगा, एक समय अवधि में, ठीक है, एक समय अवधि में, एक दी गई समय अवधि के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं, ठीक है, वस्तु और सेवाओं के जो भी निर्यात किया गया है, आयात किया गया है, ठीक है, या फिर एक पक्षीय हस्तांतरण किया गया है, इन सभी से संबंधित सौदों का रिकॉर्ड जो खाता रखेगा उसे कहते हैं हम चालू खाता। चालू खाता का मतलब है, देखिए चालू शब्द से ही पता चल रहा है कि चल रहा है, कि मतलब चलता हुआ खाता, एक तरह से चलता हुआ खाता। तो आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो ये तो चलता ही रहेगा काम। तो उसी प्रकार से जो काम चलता ही रहेगा उसका रिकॉर्ड हम चालू खाते में रखेंगे। जैसे कि आयात निर्यात करना, आयात निर्यात का रिकॉर्ड रखेंगे चालू खाते में। उसका एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब होता है कि अगर एक देश ने कुछ भेजा है तो उसके बदले में जिस देश ने प्राप्त किया है उस देश को कुछ भी नहीं भेजना पड़ेगा, यानी एक पक्षीय हस्तांतरण। मान लीजिए आपका बर्थडे है, मतलब आपने क्या है, आपका बर्थडे और आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट दिया। तो अगर आप गिफ्ट दिया आपने, मतलब दोस्त ने दिया गिफ्ट, तो आप वो क्या है, एक पक्षीय हस्तांतरण है। तो आप वहां गिफ्ट के बदले आप उसको पैसे नहीं दोगे, इसका मतलब है कि उसने गिफ्ट दे दिया, यानी आपको अब गिफ्ट मिल चुका है, तो यानी एक पक्षीय हस्तांतरण हो गया। लेकिन दो पक्षीय में क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई वस्तु किसी से लेते हैं तो उसके बदले में उसे पैसे देते हैं या फिर कोई अन्य वस्तु उसे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक पक्षीय हस्तांतरण में क्या होगा, जब हम किसी से कोई वस्तु प्राप्त करते हैं तो वहां पर हम दोबारा उसे कोई भी वस्तु या पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये एक पक्षीय हस्तांतरण कहलाता है। अब देखते हैं चालू खाते के घटक क्या होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट के क्या क्या घटक हैं। तो पहला है वस्तुओं का आयात निर्यात। सबसे पहले होता है वस्तुओं का आयात निर्यात, मतलब जो भी चीजें हैं वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित सभी चीजों को यहाँ पर चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद सेवाओं का आयात निर्यात, जो भी वस्तुओं का आयात निर्यात है ना, जो भी वस्तु भेजी जाएगी दूसरे देश में, अपने देश में लाई जाएगी, सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा चालू खाते में। लेकिन उसके साथ ही सेवाओं का भी इसी तरह होगा। उसके बाद आता है विदेशों को और विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण, यानी जो विदेशों को हमने जो भेजा है, हमने मान लीजिए कि एक भारत ने जो है किसी अन्य देश को कोई गिफ्ट दिया, गिफ्ट के रूप में जो है पैसा दिया या कुछ भी दिया। अब गिफ्ट दिया है तो वो दोबारा, तो मतलब गिफ्ट दिया है तो अब वहां से जिस देश को गिफ्ट दिया है उस देश से अब कुछ लेगा तो है नहीं, क्योंकि गिफ्ट है एक तरीके से, ठीक है।
तो यहाँ पर गिफ्ट दिया तो ये एक पक्षीय हस्तांतरण हो गया। और जब कोई अन्य देश हमारे देश को कुछ देता है गिफ्ट के रूप में तो यहाँ पर क्या है, वो एक पक्षीय हस्तांतरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विदेशों को और विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण होता है। ठीक है, तो विदेशों को मतलब हमने विदेश को दिया यानी विदेशों को दे दिया, और विदेश से का मतलब हो गया विदेश से हमें मिला। अब आता है विदेशों से आय प्राप्ति। आय प्राप्ति यानी जो भी विदेश है वहां से हमें क्या मिली है, आय प्राप्ति और विदेशों को भुगतान। ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं चालूगत खाते में। यानी चालू खाते में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, सबसे पहले वस्तु का आयात निर्यात, जो भी वस्तु भेजी गई है या फिर मंगवाई गई है अन्य देश से तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद सेवाएं जो हैं, सेवाएं जो दी गई हैं या ली गई हैं हमारे देश में, तो वो सारी सेवाएं जो हैं इस चालू खाते में आएंगी। उसके बाद आता है विदेशों को जो भी पैसा भेजा है हमने या विदेशों से जो भी पैसा लिया है उन सब का रिकॉर्ड इसमें आएगा, लेकिन वो एक पक्षीय हस्तांतरण होना चाहिए। उसके बाद आता है विदेशों से आय प्राप्ति। जितनी भी इनकम हुई है विदेशों से, जितना भी पैसा विदेश के माध्यम से कमाया है भारत ने, तो वो सारा पैसा यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, चालू खाते में लिखेंगे। विदेश से इनकम हो रही है, मान लीजिए एक भारत का नागरिक है, वो अन्य देश में जाकर रहता है और उसका परिवार जो है भारत में ही रहता है और अपने भारत में अपने परिवार के लिए वो विदेश से पैसा भेजता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ कहाँ पर आएंगी, चालू खाते में ऐसी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। और ऐसा ही इसके विपरीत स्थिति होती है, कोई विदेश का नागरिक यहाँ पर रहता है और विदेश में पैसा भेजता है तो वो विदेश को भुगतान हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं जल्दी से यहाँ पर व्यापार शेष और चालू खाते के बीच अंतर को समझ लेते हैं। व्यापार शेष का मतलब मैंने पहले ही बताया कि जो भी यहाँ पर दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है। क्या होता है, निर्यात और आयात के बीच अंतर होता है और इसमें दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है यानी शामिल किया जाता है। चालू खाते में क्या होता है, ये दृश्य अदृश्य मदें दोनों ही शामिल करता है और यहाँ पर दोनों ही मदें शामिल करता है, लेकिन ये जो है व्यापार शेष केवल दृश्य मदों को शामिल करता है यानी ऐसी वस्तु, केवल यहाँ पर वस्तुओं का ही रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर कोई सेवा आती है तो सेवा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेवा और वस्तु दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद आता है यह संतुलित अवधारणा है। ठीक है, यह संतुलित अवधारणा होती है, यह विस्तृत अवधारणा होती है। क्योंकि ये विस्तृत क्यों है, क्योंकि आप बताइए चालू खाता किसका भाग है, भुगतान शेष का भाग है। तो भुगतान शेष एक विस्तृत अवधारणा है, तो ये चालू खाता भी क्या होगा, एक विस्तृत अवधारणा होगा। चालू खाता और व्यापार शेष विस्तृत अवधारणा नहीं है, संकुचित अवधारणा है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कर लिया है इतना, यहाँ पर आपको मैंने करा दिया है। तो आगे जो है यहाँ पर अभी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अगली वीडियो में करेंगे पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको जो है ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े, क्योंकि आप भी यहाँ पर बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो में। तो यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर जो है शॉर्ट वीडियो में, ज़्यादा जो है लंबी वीडियो नहीं करूँगा, तो आप भी यहाँ पर अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पूंजीगत खाता। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का और 11th का इकोनॉमिक्स का सब कुछ यहाँ पर जो है बड़े अच्छे से जो है हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कराया जाएगा और सारी जो है प्रिपरेशन जो है इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें आपको जो है MCQs क्वेश्चन आंसर जो है अभी आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में मतलब आ जाएंगे MCQs क्वेश्चन, और साथ ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें, सैम्पल पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन पेपर जो है सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको जो है इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।